Hello and I welcome you all to the third video of this channel। जैसे कि हमने इस चैनल का नाम रखा है कि डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। सो आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टारगेट 2047, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। फॉर दिस आई हैव प्रिपेयर्ड वन presentation, so let us dive into that presentation so that you will get better clarity why this 2047 that we have set। जैसे कि हमें सबको पता है कि इन 1947 इंडिया को आज़ादी मिली, तो इन 2022 में इंडिया के इंडिपेंडेंस को 75 ईयर्स ऑफ कंप्लीट हो गए। तो फिर जैसे ही हम फ्रॉम 75 ईयर्स टू 100 साल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये जो नेक्स्ट 25 ईयर्स है ये बहुत क्रूशियल होने वाले। उसी के 100 ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो होने वाला है, ये एक सिविलाइजेशनल माइलस्टोन है, क्योंकि हमारी कंट्री ने आफ्टर इंडिपेंडेंस इट हैज गॉन थ्रू डिफरेंट चैलेंजेस। लाइक इनिशियल डेज में फूड सिक्योरिटी हो गया, फिर बाद में वॉर्स विथ चाइना एंड पाकिस्तान हो गया, उसके बाद में LPG क्राइसिस हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर एक सेक्टर में इंडिया ने ये सारे चैलेंजेस फेस करके 75 ईयर्स ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट जर्नी पूरी की है। और ये 75 ईयर्स में अभी का जो स्टेटस है इंडिया का, जो करंट इकोनॉमी है इंडिया की, ये सारे अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी $4+ ट्रिलियन की करंट इकोनॉमी इंडिया की है। और एक इंडिया को एक इकोनॉमी को अच्छा एक बूस्ट मिले, उसी के लिए वहाँ पे जरूरी होता है कि वहाँ की पॉपुलेशन एकदम यूथ हो। तो वो दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इंडिया में एक एवरेज एज है वो 28 ईयर्स है। और जैसे ही आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाला है, मोर एंड मोर लेबर रिक्वायरमेंट उसकी होने वाली है, तो वो भी अगर कंसिडर किया जाए तो इंडिया का करंट जो पॉपुलेशन पूल है वो है 1.46 बिलियन, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन दैट अगर मैन्युफैक्चरिंग स्केल जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये स्केल को अकोमोडेट करने के लिए हमें मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो गई या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया जो कंट्रीज की पॉपुलेशन कम है, उनकी तरह एक्सटर्नल कंट्री से लेबर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। ये अगर हम सब कंसिडर किए करें और इंडिया को अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो ये जो टारगेट है $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वो बढ़ा के हमें 25 to 30 ट्रिलियन करना है। मतलब करंटली 4 ट्रिलियन टू 25 ट्रिलियन डॉलर मीन्स अप्रोक्सीमेटली 4 गुना अगर इंडिया की इकोनॉमिक साइज बढ़ती है तो हम ये माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं बाय 2047। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि वर्ल्ड बैंक जो है डिफरेंट कंट्रीज को क्लासिफाई करता है उनके ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के बेसिस पे। उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक फिर एक $1,000 टू $14,000 ये पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे डिफरेंट कंट्रीज को क्लासिफाई करता है कि लोअर इनकम कंट्रीज हो गया, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हो गया, हायर मिडिल इनकम कंट्रीज हो गया, या फिर हाई इनकम कंट्रीज हो गया। तो करंटली तो जैसे कि हमने देखा कि लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी जो आता है वो है 1,000 टू 4,000 डॉलर्स पर पर्सन अगर एक आधे कंट्री में होता है तो वो कंट्री कहलाती है लोअर मिडिल इनकम कंट्री। तो करंटली इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 2,800, और वर्ल्ड बैंक का जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर 14,000 पर पर्सन ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा होता है तो हम कहते हैं कि हाई इनकम कंट्री मीन्स डेवलप्ड कंट्री। तो उस हिसाब से हमें फ्रॉम 2,800 टू $14,000 जो है इतना जंप करने की जरूरत है बाय 2047। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कशन किया है कि व्हाई दिस इज सिविलाइजेशन माइलस्टोन इज हिस्टोरिक, क्योंकि इंडिया के अंदर जैसे कि हमने देखा है कि मीन एवरेज एज जो है वो है 28 ईयर्स, और 65% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो है इट इज बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज, इट इज वेरी गुड साइन। क्योंकि कोई भी अगर यूथ है वो कॉलेज जाता है, कॉलेज जाने के बाद वो डिग्री लेके जॉब या मैन्युफैक्चरिंग में आता है,
वो आने के बाद उसका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, उसके कंट्रीब्यूशन के कारण फिर जीडीपी ग्रोथ हो गया, फिर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन हो गया, इकोनॉमी में अच्छी तरह से एकदम बूस्ट मिलता है। तो ये एस्पिरेशनल और एक्टिव यूथ एनर्जी कोई भी कंट्री के पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उसमें से भी जनरली कोई भी इकोनॉमी को अगर अच्छी तरह से ग्रो करना है तो उसका एक ट्रांजिशन होता है, वो होता है कि फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जनरली रॉ प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और सेकेंडरी सेक्टर में उनको प्रोसेसिंग किया जाता है। तो प्रोसेसिंग के अंदर फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा सब आता है। तो ये सब जब होता है तो उसी के लिए फिर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल आउटपुट को बढ़ाने के लिए जो कोई भी सिटीज है उनकी तरफ लोगों का फिर माइग्रेशन चालू होता है, जैसे ही लेबर रिक्वायरमेंट बढ़ने लगता है। तो उसके रिगार्डिंग इंडिया में जो अर्बनाइजेशन करंटली चालू है वो 30% ऑफ इंडियन अभी सिटी में रहते हैं। तो फिर ये बाय 2047 आगे जाके होने वाला है 40%। फिर सिटीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो कोई भी लेबर रिक्वायरमेंट लगने वाला है वो इससे पूरा हो जाएगा, अंदाजा है। तो इसी के कारण एक वर्ल्ड बैंक ने इट्स इंडिया ओवरव्यू 2024 में बताया कि अराउंड 400 to 500 मिलियंस मींस 40 to 50 करोड़ जो इंडियंस है वो मूव कर सकते हैं अर्बन सिटीज के लिए, विच इज वेरी गुड टू सेटिस्फाई द लेबर रिक्वायरमेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेटअप्स दैट आर देयर इन दी सिटीज। इसमें से अभी कोई भी सोसाइटी हो उसको अगर अच्छे से प्रॉस्पर करना है तो फिर उस सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि उसकी वहाँ की इकोनॉमी हो गया, फिर वहाँ की पॉलिटी हो गया, फिर वहाँ का एक ह्यूमन कैपिटल हो गया, फिर उनको सपोर्ट करने वाला और वो एज देने वाला टेक्नोलॉजी भी होता है, ये सारे, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी देखी जाती है। तो फिर अगर इकोनॉमी अच्छे है, उसको ह्यूमन कैपिटल भी मिल रहा है, उसको एक टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन के कारण एक एडवांटेज मिल रहा है और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे वो इकोनॉमी काम कर रही है, तो ये एक हेल्दी और एक बैलेंस ग्रोथ प्रोवाइड करता है वो कंट्री को। जिसमें से फिर आगे जाके इसके रिपरकशंस ऐसे होते हैं कि अदर सेक्टर्स ऑफ वो सोसाइटी है वो भी अच्छी तरह से ग्रो करने लगती है। तो उसी के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है कि जैसे हमने देखा फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होना। तो उसी के रिगार्डिंग ये चेन में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वहां पे एमएसएमई आए और स्टार्टअप आए। तो उसी के रिगार्डिंग जो एमएसएमई है और स्टार्टअप है इनको बूस्ट मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एमएसएमई और स्टार्टअप डे बाय डे जैसे ही बड़े बड़े होते जाएंगे फिर आगे जाके यही लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को काम आएंगे, आगे जाके फिर यही एमएनसी बनेंगे। तो ये सबका एक फाउंडेशन स्टोन जो होता है वो चालू होता है एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए। और इसी के संदर्भ में फॉरेन इन्वेस्टर जो है करंट जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें से वो बहुत पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से इंडियन इकोनॉमी की तरफ देखते हैं। उसी का कारण है कि इंडिया में बिकॉज ऑफ दिस एस्पिरेशनल यूथ और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है 84+ बिलियन डॉलर्स के अराउंड, इंडिया में मोर देन 1 लाख अभी के लिए स्टार्टअप्स है। उसका रिजल्ट ये है कि मोर देन 100 यूनिकॉर्न्स यहाँ पे डेवलप हो गए। यूनिकॉर्न्स का मतलब ये होता है कि जो स्टार्टअप है उसका एनुअल टर्नओवर 1 बिलियन से अगर ज्यादा होता है तो उसको हम कहते हैं कि यूनिकॉर्न्स। अलॉन्ग विद दैट ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप है उसके लिए बहुत जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल बूस्ट मिले। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें ऐसे आती है कि जैसे हो गया रेल्स हो गया, रोड्स हो गया, पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए। तो उसी का एक एस्पेक्ट्स है कि रोड डेवलपमेंट, इसमें से भी इंडिया में 1,46,000 के आसपास नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट। तो इसी का एक पार्ट आता है कि बिकॉज ऑफ दिस पिछले 2 डिकेड से इंडिया में जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो वेरी किया है 6 to 8%, विच इज लीडिंग एंड हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अमंग मेजर इकोनॉमीज, जैसे कि डिफरेंट आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स ने ईयर ऑन ईयर हाईलाइट किया है। तो फिर हमने देखा कि
इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स होना, इन्वेस्टमेंट आना जरूरी है। तो ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूटिंग जो फैक्टर है अलॉन्ग विथ इकोनॉमी, वो आता है कि ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का एस्पेक्ट आता है कि उसके अंदर हेल्थ होता है और एक एजुकेशन होता है। अगर एनी पॉपुलेशन एक हेल्दी है, उनके हेल्थ पैरामीटर्स बहुत सही है, और एजुकेशन के बाद में वो जो पॉपुलेशन है वो अच्छी खासा स्किल्ड है, जो कोई इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो वेल इक्विप्ड है, ये अगर होता है तो ये जो ह्यूमन कैपिटल है आगे जाके बहुत प्रोडक्टिव बनता है और वो इकोनॉमी में अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर पाता है। तो उसी का ही एक एस्पेक्ट आता है कि लिटरेसी रेट इन केस ऑफ एजुकेशन। तो इंडिया में करंटली जो लिटरेसी रेट है वो अराउंड है 77%। इसमें से भी बढ़ के स्कोप है अराउंड 90% हो, लेकिन स्टिल वी आर डिस्कसिंग द करंट इंडिकेटर्स। इसमें से इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70.8। जैसे जैसे डेज ऑफ इंडिपेंडेंस बढ़ते गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, पीपल अवेयरनेस हो और एजुकेशन हो, इन सब के कारण एवरेज एक्सपेक्टेंसी भी लोगों का बढ़ा है। और इसमें से भी पिछले एक बार IMF ने भी एक रिपोर्ट दिया था कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो इंडिया में है करंटली इट इज अराउंड 37%। वो अगर बढ़ के 50% होता है तो इंडिया की जो GDP है वो मोर देन 30% बढ़ने का इसमें पोटेंशियल है। तो इसीलिए ह्यूमन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी इंडिया में बढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि 37% है, लेकिन विच हैज पोटेंशियल टू ग्रो इट टू 50%। तो फिर हमने देखा कि इकोनॉमी है, उसके साथ एक ह्यूमन कैपिटल है, और दोनों को एक लेवरेज करना है तो टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन होना भी बहुत जरूरी है। तो पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि इंडिया में मैसिव स्केल पे UPI रिवॉल्यूशन आ गया। बिकॉज ऑफ दिस UPI इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम खड़ा हुआ है, और ये जो इकोसिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे फिर बाद में मर्चेंट्स आ गए जो कि QR कोड्स वगैरह स्कैन करके पेमेंट अलाउ कर रहे हैं। उसी के कारण फिर एक डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम एकदम से बूम हो गया पिछले 10 सालों में। तो उसी के साथ आता है कि जैसे हमने देखा कि इकोनॉमी होती है, उसका होता है एक ह्यूमन कैपिटल, और उसको एक लेवरेज करने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। जैसे कि हम पिछले 10 सालों से देख रहे हैं कि इंडिया में एक UPI रिवॉल्यूशन आ गया। UPI रिवॉल्यूशन के कारण पिछले 10 सालों में इंडिया में एक डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम खड़ा हो पाया। उसी का एक नतीजा है कि जो एक्टिव यूजर्स है वो बहुत सारे बढ़ गए, जिसमें से अराउंड 500 मिलियंस मींस 50 करोड़ एक्टिव यूजर्स है, और उसमें से भी जो मर्चेंट्स है जो डिजिटल पेमेंट UPI एक्सेप्ट करते हैं वो अराउंड 66.5 करोड़ है। ये अगर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है और पूरा इकोसिस्टम बना है, उसी का रिजल्ट ये है कि पर मंथ इंडिया में अराउंड 30 लाख करोड़ ट्रांजेक्शन होते हैं। और ये सब डेटा हाईलाइट हुआ है NPCI का जो रिपोर्ट आया था 2024 टू 25 से। अलॉन्ग विद दैट टेक्नोलॉजी की अगर अदर एस्पेक्ट की बात करें कि इंडिया में जो करंट इंटरनेट यूजर्स है, ये सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर्स पूरे दुनिया में हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बात की, इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप नंबर्स इंडिया में होते हैं। और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था, उसको एक मैसिव स्केल पे जो रिस्पॉन्स मिला है उसी का कारण ये है कि 76,000 प्लस करोड़ सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ चाइना और ताइवान के आसपास होता है, लेकिन उनके ऊपर की डिपेंडेंसी खत्म करके एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ डिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग अगर सेमीकंडक्टर में रखनी है तो उसी का एक स्टेप है कि ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अभी गवर्नमेंट ने भी इन्फोसिस किया है। उसी के कारण इतना सारा इन्वेस्टमेंट अभी इंडिया में आ रहा है। तो फिर जैसे कि हमने देखा कि इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी के साथ हमने ह्यूमन कैपिटल देखा, उनको लेवरेज करने के लिए एक टेक्नोलॉजी होती है वो देखा। अलॉन्ग विद दैट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमने सब डेवलपमेंटल पैरामीटर सही कर दिए लेकिन जो एनवायरमेंट जिसके बेसिस पे हम ये सब कर रहे हैं वही अगर डिस्टर्ब हो गया तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए अफेक्ट होता है। फिर वो अगर मैट्रिक्स बिगड़ गए तो फिर सारे जो पैरामीटर्स है वो सब बिगड़ने लगते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का भी हम उसी का एक रिजल्ट ये है कि पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जब हुआ था तब इंडिया ने 500 ऑफ इट्स गीगावाट एनर्जी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से तैयार करने का डिसीजन लिया था। जनरली कोई भी अगर एक एनर्जी प्रोडक्शन होता है तो वो बेसिकली होता है फ्रॉम
बोथ सोर्सेस, एक होता है रिन्यूएबल सोर्सेस और एक होता है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। जो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होता है उसमें से आता है फिर पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ऑयल हो गया, फिर इनको जला के हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, लेकिन इन दिस रिजल्ट बहुत सारा कार्बन इमिशन होता है और उसी के कारण फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो फिर ये अगर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसी को अगर कर्व करना है तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी शुड ट्रांजिशन आवर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो ये सब करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जो है वो हो गया सोलार, फिर हो गया विंड, फिर हो गया जियोथर्मल एनर्जी या फिर हो गया हाइड्रोजन, इनके अंदर मैसिव इन्वेस्टमेंट आए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो और ये ट्रांजिशन जितना जल्दी हो सके अपने कंट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि इंडिया ने नेट जीरो इमिशन का टारगेट रखा है, उसका ईयर है 2070। वो अगर करना है तो उसका जो फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप है वो जल्द से जल्द कंप्लीट होना जरूरी है। तो उसी के रिगार्डिंग करंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया में मोर देन 200 प्लस गीगावाट आवर्स है, और ये ग्रीन हाइड्रोजन का जो टारगेट इंडिया ने रखा है वो है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन से एनर्जी प्रोडक्शन करने वाला है। तो ये सब अभी हमने इंडिया का एक एग्जांपल देखा कि फ्रॉम 1947 टू टिल 2022 कैसे 75 इयर्स में इंडिया में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया और इंडिया कैसे एक इम्पोर्टेंट जंक्चर पे खड़ा है कि अगर ये सारे फैक्टर्स अगर प्रॉपर तरीके से वर्कआउट होने लगे तो इंडिया की डेवलपमेंटल स्टोरी में एक मैसिव माइलस्टोन अचीव करने के डायरेक्शन में एक बहुत अच्छी मदद हमें मिल सकती है। तो ये जो हम अभी इंडिया की स्टडी देख रहे हैं वैसे ही इस बहुत सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनके अंदर भी ऐसे ही फेजेस आए थे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था तो उसी के कारण मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी बढ़ गई। एक्सेसिव मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण आउटसाइड ऑफ देयर कंट्री अदर मार्केट्स में उनके गुड्स जाने लगे। उनका स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इतना ज्यादा था कि फिर प्राइजेस उनकी कम थी, फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनको अदर कंट्रीज में मिला और धीरे धीरे यूएसए ने फिर अदर कंट्रीज के जो मार्केट है वो भी कैप्चर करने चालू हो गए। उसी का नतीजा फिर ये हो गया कि यूएस में जो मैन्युफैक्चरिंग है एक्सटर्नल एक्सपोर्ट से डिमांड बढ़ने लगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा बढ़ने लगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, डिस्पोजेबल इनकम आने लगा, उसी के कारण फिर हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वहां पे लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, उसी के कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने लगा और धीरे धीरे करके यूएसए जो आज खड़ा है उसी का एक सबसे बड़ा रीजन है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूएसए में हुआ था। वैसे ही जापान में जब 1942 में हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों में एटम बॉम्ब पड़ने के कारण जो डिस्ट्रक्शन हुआ था वहां से जापान ने बहुत बड़े स्केल पे रेजिलियंस दिखाया और उन्होंने उनकी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट की। सिमिलरली द केस विद साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने भी बहुत सारे एक्सपोर्ट करने पे एम्फेसिस किया और उसी का कारण है कि साउथ कोरिया में भी अच्छा खासा डेवलपमेंट आ गया। और ये सिमिलर फेज हुआ था पोस्ट 1980 चाइना में जब ऐसे सारे रिफॉर्म्स आए थे। तो ये जो जैसे ही 1980 में चाइना में रिफॉर्म्स आए थे सिमिलर वाज द सिनेरियो इन इंडिया, जो कि इंडिया ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म दिया था। तो फिर ये सब रिफॉर्म्स करने के बाद चाइनीज इकोनॉमी जैसे कि लिबरलाइज हो गई, उनका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लगा, एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। वैसा ही ये ग्रोथ विंडो अभी इंडिया के पास ये अभी जो करंट फेज में इंडियन इकोनॉमी है वो आया है। तो ये सब चीजों को हमें कैपिटलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि सब सही वक्त पे अगर सही चीजें की जाए तो फिर उसका लॉन्ग टर्म में बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो ये जो नेक्स्ट 25 इयर्स टिल वी कंप्लीट 100 इयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस है वो बहुत जरूरी होने वाला है। तो फिर हमने अब तक जो देखा है कि इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो फिर हमें जो एक ट्रांजिशन करना है फ्रॉम रियलिटी टू आवर आइडियल, ये करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस इस रूट में है जिसके ऊपर हमें काम करना है। वो अगर हम ओवरकम करते हैं तो फिर आगे की डेवलपमेंटल स्टोरी जो है वो करने के लिए हमें बहुत आसानी होगी। उसमें से एक मेजर फैक्टर जो हमने देखा कि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड तो फेवर में है,
एवरेज 28 ईयर्स ऑफ एज है और 65% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज हैविंग एज लेस देन 35 ईयर्स। लेकिन जो स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ना चाहिए था वो अब तक बढ़ा नहीं है। सीधा प्राइमरी सेक्टर से सर्विस सेक्टर बढ़ गया, लेकिन द एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से थी वो आई नहीं। इसीलिए जो यूथ जो एस्पायर करता है एम्प्लॉयमेंट वो नहीं हो पा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपांशन, ये सब हो रहा है। इसी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन का करंटली प्रॉब्लम है। फिर एजुकेशन क्वालिटी और लर्निंग आउटकम पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकेडमिक नॉलेज और इंडस्ट्रियल स्किल रिक्वायरमेंट इनके अंदर बहुत सारा गैप आ रहा है, तो वो फिल करना भी बहुत जरूरी है। वो अगर नहीं होता है फिर कॉलेज डिग्री लेने के बाद भी कंपनीज को इन्वेस्ट करना पड़ता है उनको स्किल देने के लिए। और उसी के साथ साथ हमने देखा है कि देयर आर अल्टरनेटिव साइकिल्स ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड्स आ रहे हैं। ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए हमने मिटिगेशन मेजर्स जो लिए है वो इतने फुलफिल हमने नहीं किए है, उसके बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। और अपने कंट्री की जोग्राफिक सिचुएशन ही ऐसी है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही अनइवन और इरेगुलर है। ये जो जोग्राफिकल रीजंस है उसके कारण जो इरेगुलर वाटर सप्लाई है उसको हमें डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज और ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू एक इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना भी बहुत जरूरी है, जो कि अभी जो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ डेवलपमेंट उसके अंदर होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। इसी के कारण जो है इंडिया में भी वाटर स्ट्रेस बहुत बड़ा है। जैसे हमने अभी देखा कि 4 ट्रिलियन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की अभी साइज तो हो गई है, लेकिन इसके अंदर इट इज नॉट नेसेसरी क्या हर एक का इनकम उसी कैटेगरी में बढ़ा है। स्पेशली आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स द गैप बिटवीन द अपर क्लास एंड मिडिल क्लास वो ज्यादा वाइड हो रहा है। तो जो इनइक्वालिटी है उसको भी हमें एड्रेस करने की बहुत सारी जरूरत है। अलॉन्ग विद दैट हमने देखा कि अभी कैसे माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम रूरल एरियाज, पीपल आर मूविंग टू अर्बन एरियाज, और बाय 2047 40% ऑफ इंडिया विल लिव इन द सिटीज। तो ये जो माइग्रेशन अभी सिटीज की तरफ चालू है फ्रॉम रूरल इंडिया, जो करंट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनफ नहीं है ये सब पॉपुलेशन प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए। उसी के कारण फिर सिटीज में कंजेशन बहुत उड़ रहा है, रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइप अप हो रहे हैं, जो लोगों को घर नहीं मिल रहा है, फिर स्लम डेवलपमेंट बढ़ रहा है। उसी के कारण फिर उसका एक कंसिक्वेंस ये है कि बहुत सारे क्राइम भी बढ़ रहे हैं। तो ये चैलेंज को हमें एड्रेस करने की जरूरत है। उसी के साथ साथ हमें ये भी देखना बहुत जरूरी है कि अपने देश की पॉपुलेशन है अराउंड 150 करोड़। अगर 150 करोड़ को 1 करोड़ पॉपुलेशन को अगर कैटर करना है, फिर वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो या फिर नॉन गवर्नमेंट हो, ये सब इंस्टीट्यूशन जो है वो जो अभी करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दे रहे हैं उन पे बहुत प्रेशर है बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज पॉपुलेशन। तो इनके अंदर टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन होना, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होना और ये जो इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी है उनको भी बढ़ाने की हमें सख्त जरूरत है। ये अगर स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स अपन ओवरकम करते हैं तो इट इज वेरी हाई possibility that India will be in a position to achieve the target that we have set to reach up to 25 to 30 trillion dollar economy by 2047। और ये जो सारे रेफरेंसेस है that I have taken it from the नीति आयोग reports and IMF country reports etc. So despite all the challenges that we have discussed, World Bank time and again, IMF also and many international institutions like we are studying the developmental study of India, ये institutions भी बहुत सारे developing और developed countries को अक्रॉस स्टडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने अपने रिपोर्ट्स और इनसाइट्स रिलीज करते हैं बेस्ड ऑन द डेटा दैट दे हैव गैदर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। तो उनका कहना ये है कि करंट जो इंडिया का स्टेटस है वो इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जैसे कि हमने देखा कि जीडीपी के बारे में इंडिया कंसिस्टेंटली 6 to 8% परफॉर्म कर रहा है और आगे जाके इफ इन नेक्स्ट 20 years it grows around 7 to 8%, then it will be in a position to achieve its target. Along with that, global supply chain diversification जो है IMF emphasize करता है, उसका कंट्रीज के क्लासिफिकेशन के लिए वो कंट्री डेवलप है या फिर डेवलपिंग है। तो इसमें से भी इंडिया
ने बहुत अच्छी तरह से कंट्रीब्यूशन किया है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस करंट इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड। इसके अभी आगे बस जर्मनी के आगे चाइना है, चाइना के आगे यूएसए है। तो नेक्स्ट 1 या 2 years में वी विल सरपास जर्मनी आल्सो टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज इन लास्ट ईयर इटसेल्फ वी हैव टेकन ओवर जापान to become fourth largest economy. So the concluding line of this video is that for India to grow and to achieve its target by 2047, it is crucial that all 1.4 billion people, if they come together collectively and start contributing in their own way, then this dream to achieve this target will be very easy. क्योंकि development is not just a responsibility of any government agency or any private sector manufacturing unit or any research scholar or think tank कि वही बस डेवलपमेंट के बारे में सोचे। If every citizen is aware about this और वो अपने अपने कैपेसिटी के अंदर अच्छी तरह से अगर कंट्रीब्यूट करता है तो कलेक्टिवली वी कैन राइज इट टू द टारगेट दैट वी हैव सेट फॉर 2040। तो फिर ये वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम बाय 2047 ये सब चीजें हमें करनी चाहिए। तो इसके जर्नी में इम्पोर्टेंट जो है वो है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रो होना। तो फिर आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है, उसमें से क्या कौन से मेजर ड्राइविंग फैक्टर्स है वो इंडिया के फेवर में वर्कआउट कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि हमें उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, सो दैट जब हम वो ओवरकम करेंगे तो फिर इंडिया को एक मैसिव मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट मिल सकता है। तो फिर till I come up with this next video, subscribe to this channel and share this developmental story of India to each and everyone that you know in your surrounding. So till then, subscribe to this channel until I come up with next video. In the last, to those जो लोगों को मेरी तरह एक डेवलपमेंटल स्टडी करनी है, मैंने ये जो रेफरेंसेस इस स्लाइड में मेंशन किया है, यू कैन गो थ्रू इट। लाइक नीति आयोग विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने रिलीज किया था, फिर वर्ल्ड बैंक इंडिया ओवरव्यू 2024 उन्होंने रिपोर्ट रिलीज किया है, IMF उसका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक देता है, इकोनॉमिक सर्वे के अंडर भी बहुत सारे गवर्नमेंटल इनसाइट्स और इनपुट आते हैं ग्राउंड लेवल से कि एक्चुअली हाउ इट इज परफॉर्मिंग ऑन डिफरेंट पैरामीटर। इन्वेस्ट इंडिया नाम की एक वेबसाइट है, आप जाके वहां पे देख सकते हो कि एक्चुअली इंडिया में करंट इन्वेस्टमेंट स्टेटस वहां पे क्या आ रहा है। फिर वर्ल्ड बैंक ने, जैसे कि हमने कल भी देखा था कि हाउ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए वो कैसे पैरामीटर्स डिफरेंट यूज करने लगते हैं। अलॉन्ग विद दैट यूएनडीपी का हमने देखा था कि कैसे वो इनकम हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब पैरामीटर्स कंसिडर करके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखते हैं। फिर एनपीसीआई का रिपोर्ट जो है, जिसका हमने रेफरेंस लिया था कि इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट और यूपीआई ट्रांजेक्शन बढ़े वो कैसे बढ़े। अलॉन्ग विद दैट ये स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट ने जो स्कीम चालू की है उसके अंदर से जो स्टार्टअप इकोसिस्टम का क्या डेटा है वो दिया है। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में भी गवर्नमेंट के जो कुछ पॉलिसीज है, इनिशिएटिव्स है, उसके बारे में ये सब चीजें आती रहती है। और हमने एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में भी जो डेटा उठाया था उसका मेन सोर्स है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया। अगर आपको डीपर इंसाइट चाहिए और एक्स्ट्रा फाइन इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये सारे आप विजिट कर सकते हो। सो आई विल कम अप विथ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन नेक्स्ट वीडियो। Till then, subscribe and share this video. Thank you.